आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। बेटे चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। कौन सा चैप्टर चल रहा है बेटा? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। और इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, आइए जरा एक छोटा सा रिकॉर्ड लेते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था हमेशा कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा ही टेक्निकल चैप्टर है। इसी चैप्टर को आगे जाकर आप लोग सीए इंटर में पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से। किस नाम से? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के नाम से, बिल्कुल डिक्टो सेम। तो छोटी सी बात एक बार मैं आपके साथ में रिकॉल कर देता हूं, और बहुत 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 ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में कि हम कंटिन्यू रिकॉर्डिंग करें, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। बिल्कुल ये समझ लो कि जैसे एक मोतियों की माला है और हर मोती एक अलग अलग कलर का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह की बात इसमें चैप्टर में है। आइए मैं इसीलिए बार बार यहाँ पे रिवाइज करा रहा हूँ। तो एक बार फिर से मैं छोटा सा यहाँ पे क्विक रिवीजन करा रहा हूँ। तो जो बच्चे आज हमारे साथ जुड़े हैं वो चाहे तो यहाँ से थोड़ा सा रिवाइज करके उनको भी बात समझ में आ सकती है। मैं पहले से एडवांस में बोल रहा हूँ, जो बच्चे आज जुड़े हैं बेटे आज बड़ा मुश्किल है समझ में आना, चैप्टर का लास्ट है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए, समझ में आ सकता है बेटा। बाकी बच्चे सुने। अच्छा, नई नए नया चैप्टर हमारा नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा। हाँ जी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का जो चैप्टर है इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बेटे? भाई मैंने ये बताया था कि इन्वेंट्री माने स्टॉक और वैल्यूएशन माने उसकी वैल्यू को निकालना। मतलब अब पका पकाया नहीं मिलेगा। जैसे ट्रायल बैलेंस के नीचे हमें क्लोजिंग स्टॉक दे देते थे और फाइनल अकाउंट में हम लोगों को बैलेंस शीट बनाने में, देखो ये ईयर है, ईयर खत्म होने पे हम क्या बनाते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वहां पर ट्रेडिंग पी&एल और क्या बनता था बेटे? बैलेंस शीट। और यहाँ पर इन दोनों जगह पे हमें क्या डालना था बोलो? क्लोजिंग स्टॉक। तो अब हमें पकाया पकाया नहीं, हमें उसको निकालना होगा। ठीक है, कैलकुलेट करना होगा। इस चैप्टर में हमें ये सिखाया गया। हमने जो पिछली जो 4-5 क्लासेस की उसमें हमने क्या सीखा? यही सीखा। कभी फीफो से, कभी लीफो से, कभी वेटेड एवरेज से। फिर हमने बात की थी, किससे बात की थी वेटेड एवरेज के बाद में? सिंपल एवरेज से। हमने ये सब कुछ कर लिया बेटे। जो बच्चे आज जुड़े हमारे साथ में, मैं उनसे एडवांस में सॉरी बोल रहा हूँ कि उनको अभी समझ में आना मुश्किल है, लेकिन बैठ करके ये देखिए बस क्लास कैसी होती है। आइए, सिंपल एवरेज के बाद में फिर हमने बात की थी आगे एडजस्टेड सेल्स प्राइस मेथड। ये 5 मेथड हमारे थे। कितने थे? 5 मेथड। लेकिन क्या सारे मेथड अप्लाई होते हैं? आइए जरा अगली बात करते हैं। तो वैल्यूएशन के लिए हमें देखना था, क्या देखना था? फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है या रॉ मटेरियल का है? अगर फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन है तो वैल्यूएशन कैसे होता है जी? कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस से। किस तरह से होता है बेटे? कोस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस से होता है। यानी कि फिनिश गुड्स की कोस्ट देखी जाएगी और फिनिश गुड्स की एनआरवी यानी कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू देखी जाएगी, और जो दोनों में से कम होगा उस पर उसको वैल्यूएशन किया जाएगा। ये बात, ये रूल किसके लिए? सब गुड्स के लिए नहीं लगता। किसके लिए लगता है? ये सिर्फ और सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट। अच्छा लगा प्रिंस, इंटर वाले बच्चे यहाँ पर हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक दो बच्चे इंटर वाले भी आए हैं, और ये तो बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने कहा कि सर आज क्लास नहीं तो हमारा मन नहीं लगा। मेरा भी नहीं लगा, चलो बहुत बढ़िया। रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस बात पे डिपेंड होती है बच्चों? रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस बात पे डिपेंड होती है? प्रिंस तुम्हें कल ये काम आएगा इंटर में। जो बच्चे इंटर के हैं उनको कल ये काम आएगा, उनको यही पढ़ना है, यही चार्ट बनाऊंगा वहां पर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में सी इंटर वालों को। आइए जी, रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन किस बात पे डिपेंड करती है? महक बड़ा हंस। रॉ मटेरियल है छोटा बच्चा, ये किस बात पे डिपेंड करता है? उसके पिताजी खुश है क्या? उसके पिताजी कौन है जी? फिनिश गुड्स। कि पिताजी खुश है क्या? क्या मतलब खुश कब होंगे? जब लॉस होगा तब थोड़ा ना खुश होंगे। यानी कि फिनिश गुड्स अगर अगर लॉस जनरेट कर रहा है, यानी कि वो अगर अपनी पूरी कोस्ट रिकवर नहीं करा रहा है, उसका सेल्स प्राइस कुछ इस तरह का है कि वो कोस्ट रिकवर नहीं करा पा रहा है, तो रॉ मटेरियल कहता है कि मैं भी रोऊंगा क्योंकि मेरे पिताजी रो रहे हैं। यानी कि उसको वैल्यूएशन किस पे किया जाएगा? लोअर पे। किसके? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस क्या होता है? फिनिश गुड्स के केस में था एनआरवी, बेचने के एंगल से। रिप्लेसमेंट मतलब किसी चीज को रिप्लेस। जैसे बेटे आपके हाथ में मोबाइल है, आपके हाथ में मोबाइल है, या आपके हाथ में कोई लैपटॉप है जिस पर आप ये क्लास देख रहे हो। हाँ, बुरा मत मानना, एक छोटी सी बात कहूंगा। जस्ट इमेजिन ये धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। हाँ हाँ, ओजस्विनी बड़ा उसमें आ रही है। क्या हुआ सर? कैसी बातें कर रहे हो? हैं ओजस्विनी?
हाँ, समय बड़ा हंस रहा है, कह रहा सर कोई बात नहीं नया ले आएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे नया लाएंगे तो पैसों का आएगा ना, वो रिप्लेस होगा ना, पुराने वाले के बजाय नए वाला आएगा ना, तो नए वाला खरीद करके तभी तो पुराने को रिप्लेस करेंगे। और इसी का नाम है रिप्लेसमेंट प्राइस। यानी कि रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन में जो लोअर किया जाता है वो तब किया जाता है जब फिनिश गुड्स का जो सेल्स प्राइस है उसकी टोटल कॉस्ट से कम होता है। अब लोअर करते हैं कॉस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब अभी जब नया खरीदेंगे तो कितने का आएगा, तो मार्केट में इस तरह का नया गुड्स अभी खरीदते हुए कितने का आएगा और कितने का हम लाए थे पहले वाला। तो जो दोनों में प्राइस कम है विच एवर लेस दैट विल बी वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। इन केस अगर फिनिश गुड्स बिक रहा है इससे कॉस्ट से कम पे, बेटे अगर बच्चों प्यारे प्यारे बच्चों अगर फिनिश गुड्स बिक रहा है किस पे, कॉस्ट या उससे ज्यादा पे, कॉस्ट या उससे ज्यादा पे, यानी कि बेटे अगर वहां पर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है या लॉस जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब कॉस्ट पर बिके या उससे ज्यादा पर बिके, तो किस पे वैल्यूएट होता है रॉ मटेरियल, एट कॉस्ट। अब तो याद हो गया होगा तुम सबके, कितनी बार हमने हर क्लास में रिवाइज किया। आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटे इसके बाद में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था जिसकी अभी हमने बेटे प्रैक्टिस नहीं की थी। अच्छा पहले पहले यहाँ पे बात करते हैं। हम जो ये बात कर रहे हैं कोस्ट और एनआरवी विच एवर लेस, कोस्ट और रिप्लेसमेंट प्राइस विच एवर लेस, ये कोस्ट क्या है जी, कोस्ट मतलब जो हमारी जेब से गई। लेकिन किसके केस में फीफो लगता है, किसके केस में लिफो लगता है, किसके केस में एवरेज वेटेड एवरेज लगता है पहले जरा समझिए। आंख बंद कर दी और हमने हमें किसी ने कह दिया कि फीफो लगा दो और हम चालू हो गए, जो बच गया वो उसमें से बचेगा, लेटेस्ट वाले में से खरीदे हुए से बचेगा, बस ये कहना शुरू कर देते हैं। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वो जो मेथड लगेगा फीफो का, लीफो का, एवरेज का, वेटेड एवरेज का, क्या सब जगह लग जाता है। अगर गुड्स किसी की स्पेशल रिक्वेस्ट पे आया है, यानी कि वो किसी दूसरे वाले गुड्स से इंटरचेंजेबल नहीं है। कोई गुड्स अगर स्पेसिफिक है, मान ले सपोज करो जैसे एक बच्चा है, आप में से कोई एक बच्चा कह रहा है कि सर मेरे को ना पास्ट 10 इयर्स का एग्जाम का स्कैनर मंगवा दो। अभी मेरी बात हुई थी एक दो दिन पहले एक बच्चे से, नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा ठीक है बेटा मैंने उसको नंबर दे दिया पब्लिशर का जहां से वो गुड्स उसको डिलीवर हो जाएगा। गुड्स तो उनके लिए जो बेचते हैं, उसके लिए किताब है, असेट्स है। सोच के देखो जरा, अगर मान लिया मैं मंगाऊं उस बच्चे के लिए, तो क्या मुझे पता नहीं होगा कि वो कितने रुपए का आएगा? बिल्कुल पता होगा सर, क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट पे आया है। क्या मेरे पास मैं रखता हूँ उन चीजों को? ना जी ना, मैं पास ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं रखता, मैं तो नेट से सीधा साइट से सीधा सीधा लेटेस्ट निकालता हूँ और लेटेस्ट प्रिंट आउट निकालता हूँ और उसी से बच्चों को पढ़ाता हूँ अपडेटेड एकदम। अच्छा अब समझना मेरी बात को। मेरे पास मेरी बुक का स्टोर भी है, स्टॉक है, मेरे पास मेरी कॉपियों का स्टॉक भी है, मेरे पास खुद के नोट्स भी है, मेरे पास अपना स्टूडियो का सामान भी है, बहुत सारी चीजें। उसमें से बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो एक दूसरे के जगह पर यूजेबल है। जैसे अगर कैमरा खराब हो जाए तो मैं फोन लगा लूंगा, फोन के कैमरे से काम करा दूंगा, क्लास मेरी तब भी होगी। अगर सामने मैंने एलईडी टांगी हुई है दीवार पे, वो हट जाएगी तो मैं छोटे वाली स्क्रीन टांग दूंगा, मैं उससे बढ़ाना शुरू कर दूंगा। मतलब देयर आर रिप्लेसमेंट, देयर आर इंटरचेंजेबल गुड्स। मेरे पास में ऐसे गुड्स हैं जो इंटरचेंजेबल है, एक एलईडी खराब दूसरी एलईडी यूज कर लूंगा। लेकिन मेरे को पता होगा ना कि मेरे पास जो स्टैंड बाई गुड्स हैं वो कितने के हैं, हाँ लेकिन उसमें मिक्स हो जाते हैं। लेकिन जो स्कैनर है, ये जो पास के एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, मैं मंगाता ही नहीं हूं, तो मुझे पता होगा जिस बच्चे ने मंगाया वो कितने का होगा। तो वो कहलाते हैं नोट इंटरचेंजेबल गुड्स। क्या मैं उसको अपने खुद के नोट्स के बजाय यूज कर सकता हूं क्या? ना जी ना, वो तो किसी ने मंगाया था स्पेसिफिकली। इसी का नाम है बेटे स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, जहां पर गुड्स किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर कस्टमर की रिक्वेस्ट पे बनाया जाता है या मंगाया जाता है, उनके लिए यूज होता है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। और ये नॉर्मली उन गुड्स के लिए होता है जो इंटरचेंजेबल नहीं है। अगली बात, लेकिन जब इंटरचेंजेबल है तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया था सार्थक वाला एग्जांपल, पेप्सी के बजाय कोका कोला, पेप्सी के बजाय थम्स अप, लेकिन उनके बदले दूध नहीं चलेगा, यानी कि नॉट इंटरचेंजेबल। ठीक है जी। तो उन वाले केस में हम लोग लगाते हैं, अगर लगाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड,
तो तब जाके ये बात बनती है फीफो लीफो एवरेज वेटेड एवरेज। सीए फाउंडेशन लेवल और सीए में फाउंडेशन लेवल तक ये चारों मेथड है। इसके बाद में मिलेंगे सीए इंटर में, कॉस्ट अकाउंट के सब्जेक्ट में, और बाकी जगह पर आपको मिलेंगे ये फर्दर मेथड। सीए फाउंडेशन लेवल तक आपको यूज करना है एडजस्टेड सेल्स प्राइस मेथड। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल पर आपको मिलेंगे आगे के मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एक अलग सब्जेक्ट है, कॉस्ट अकाउंट। एनीवेज, तो अपने तो क्लास में हम लोग ये कवर कर चुके हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था जी इसके अंदर, जिस वजह से मैं कह रहा हूं कि बाकी बच्चे थोड़ा सा वेट करेंगे जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। फिर हमने बात की थी फॉर विच इन्वेंट्रीज वैल्यूड, मतलब बेटे फॉर विच डेट, कौन सी डेट के लिए हमें इन्वेंट्री का वैल्यूएशन होता है। कई बच्चे ना याद कर करके थक चुके हैं, सर अब तो हमसे पूछ लो कहां तक हमें आएगा, मतलब सब कुछ हमें याद है एकदम, क्योंकि इतनी बार हम लोग इसको रिकॉल कर चुके हैं। हर क्लास में पहले रिवाइज ही होता है। बेटे कौन सी डेट का हम स्टॉक ढूंढते हैं, बैलेंस शीट वाली डेट का। और बैलेंस शीट डेट वाली स्टॉक के पास में पहुंचने के लिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे याद है बीआरएस में होता था कैश बुक टू पासबुक, पासबुक टू कैश बुक। हाँ जी, ऐसे ही 31 मार्च की डेट की जो स्टॉक हमें ढूंढना है, उसके लिए हमें 31 मार्च की डेट का स्टॉक नहीं मिलता, या तो अर्ली का मिलेगा, या तो ये अर्ली यानी कि ये पहली डेट का मिलेगा, या फिर क्या होगा लेट वाली डेट का मिलेगा, यानी कि बैलेंस शीट डेट के बाद वाली डेट का स्टॉक पता होगा। और आपको पता है ये क्यों होता है, मैंने आपको बताया था। आज हमारा इसी टॉपिक के ऊपर काम है जी, इसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस की बात होगी, मतलब और कुछ नहीं बचा है इस चैप्टर में, सिर्फ यही बचा हुआ है। एक का नाम है अर्ली स्टॉक टेकिंग और दूसरे का नाम है लेट स्टॉक टेकिंग। मैं एक बार छोटा सा रिकॉल इस पर करके और फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं जी। आइए जी, हमने परपेचुअल और पीरियडिकल भी किया, आइए जी, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो हमने याद कर ही रखा है। हम बात करते हैं इसकी। हाँ बेटा, एक बार छोटा सा रिकॉल और फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। अर्ली स्टॉक टेकिंग, अर्ली, अर्ली माने जल्दी, स्टॉक माने स्टॉक, टेकिंग माने ले रहे हैं। क्यों भाई, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम स्टॉक कहां से ले रहे हैं बेटा। स्टॉक ले रहे हैं मतलब यहाँ पर क्या है, फिजिकल काउंटिंग। लिखो बेटे मेरे साथ साथ में, आज हम लोग इसको सिस्टमेटिकली लिखेंगे, फिजिकल काउंटिंग। कब, बिफोर बैलेंस शीट डेट। मैंने इसको पहले समझाया था, आज मैं इसको लिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। हाँ जी, स्टॉक टेकिंग बोलते हैं। एक और नाम इसका होता है इन्वेंट्री टेकिंग भी बोलते हैं इसको। हमारे स्टडी मेट में दोनों वर्ड दिए हुए, इन्वेंट्री माने स्टॉक, स्टॉक माने इन्वेंट्री, और टेकिंग माने टेकिंग। अब ये इन्वेंट्री टेकिंग दो तरह की है। नंबर वन, अर्ली, यानी कि फिजिकल काउंटिंग करना स्टॉक को कहलाता है स्टॉक टेकिंग। सर ये फिजिकल काउंटिंग कब करते हैं, मैंने आपको पहले बताया था। आइए अब थोड़ा सा दोबारा से बात करते हैं इस पॉइंट पे डिटेल। लो जी, ये है हमारा ईयर। हमारे एग्जाम में कौन से ईयर एंडिंग के क्वेश्चन आएंगे जी, 31 मार्च 2021 को खत्म होने वाले एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे जी, जो ये दिसंबर वाला एग्जाम है। और नेक्स्ट वाले एग्जाम में ध्यान रखना, जिस भी एग्जाम में हम बैठ रहे हो, उस एग्जाम की डेट से पहले वाले जो 31 मार्च है, वहां पर एंडिंग वाले क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए जी बेटे, हमें यहाँ का स्टॉक चाहिए, ये फाइंड आउट करना है हमारा। और हमें स्टॉक पता कौन सा होगा, हमारे को क्वेश्चन में यहाँ का अर्ली, अर्ली माने जल्दी, मतलब बैलेंस शीट डेट से पहले का, हमें क्वेश्चन ये वाला स्टॉक बताएगा। यहाँ का जो फिजिकल स्टॉक है, कौन सा बेटे बोला, बोलो फिजिकल, कौन सा बोला मैंने, फिजिकल स्टॉक। ये क्वेश्चन हमें बताएगा जी कि यहाँ पर फिजिकल स्टॉक यानी कि जो फिजिकल काउंटिंग, क्यों कैसे पता चलता है,
आप आर्टिकलशिप पे जाओगे, ट्रेनिंग पे जाओगे, सीए इंटर का फर्स्ट ग्रुप निकालने के बाद या दोनों ग्रुप निकालने के बाद आप जाओगे आर्टिकलशिप पे, और आपके बॉस स्वयं सामने देखो बेटा, हाँ, आपके बॉस क्या करेंगे, आपके जो सीए हैं जिनके अंडर में आपकी ट्रेनिंग चल रही है, वो क्या करेंगे बेटे, वो आपको चेकिंग के लिए भेजेंगे स्टॉक में। मैंने आपको पहले बताया था, फिर बता रहा हूँ। वहां पर जाके आप फिजिकल काउंटिंग करोगे और आके रिपोर्ट करोगे कि सर गोडाउन में इतने रुपए का स्टॉक रखा है, इतने की कॉस्ट का, ठीक है। तो आपको यहाँ के स्टॉक की कॉस्ट पता चली। कैसे पता चली बोलो? फिजिकली आपने काउंट किया, इसी का नाम होता है स्टॉक टेकिंग। फिजिकल स्टॉक मतलब, स्टॉक काउंटिंग मतलब स्टॉक टेकिंग। बस ये बैलेंस शीट डेट से पहले करते हैं तो कहलाता है अर्ली, बैलेंस शीट डेट के बाद में काउंटिंग करते हैं तो कहलाता है लेट, अर्ली स्टॉक टेकिंग। अब ये ऐसी कौन सी डेट है सर? ये बेटे 31 मार्च के आसपास आपको भेजना शुरू करेंगे आपके जो ऑफिस में है बॉस। और मान लिया ये बेटे आपने सपोज करो 25 मार्च को, कब बेटा? 25 मार्च 2021 को आप गए और आपने क्लाइंट के यहां पर जाकर के स्टॉक को काउंट कर लिया, और मान लिया ये स्टॉक आया आपका 1 लाख रुपए की कॉस्ट का। कितने की कॉस्ट का आया बेटा? ये आया जी 1 लाख रुपए की कॉस्ट का। ये चलिए मैं छोटी सी फिगर ले लेता हूँ, बुक वाली फिगर ले लेता हूँ। मान लिया बेटा ये है 7,85,000 रुपए की कॉस्ट का, फॉर एग्जाम्पल बुक वाले ले लेते हैं फिगर। अब अगले दिन 26 तारीख को आप किसी और क्लाइंट के यहाँ पर भेज दिया आपको, 27 तारीख को किसी और क्लाइंट के यहाँ, 28 तारीख को किसी और के यहाँ, ऐसे कर करके भाई ईयर का एंडिंग आ गया, 31 मार्च तक आप कहीं और चले गए। अब बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला आपके बॉस ने और आपसे कहा कि भाई एक काम करो, यहाँ की ना आप हमें फटाफट से क्लाइंट से यहाँ की बैलेंस शीट बनवा के लाओ, और ट्रेडिंग P&L भी बनेगा और बेटा बैलेंस शीट भी बनेगी, और दोनों जगह पर एक एक चीज डलेगी। क्या ट्रेडिंग में क्या डालता है बोलो? क्लोजिंग स्टॉक। ये कौन सी डेट का होगा? 31 मार्च का। अब ये जो स्टॉक डलेगा, डलेगा कौन सा बैलेंस शीट डेट में? बैलेंस शीट तो बनती है एज एट, यानी कि 31 मार्च। हमें चाहिए 31 मार्च का, लेकिन हमारे को पता कौन सा होगा जी? पहले वाला, है ना। मान लिया डेट है हमारी 25 मार्च। बेटा बहुत गलत लग रहा है, बाकी बच्चे सारे सो रहे हैं, देखना कितनी गंदी बात है। वीडियो ऑन करो भाई, बार बार बोलना पड़ेगा, जल्दी जल्दी वीडियो ऑन करो। मतलब कंबल ढक के बैठे, वो तो शुक्र है सर्दी नहीं है। पिछली बार भी सर्दियों में ऐसे होता था, मतलब वीडियो ऑन कराओ तो आराम से बाबूजी कंबल लेकर के बैठ के। अब तो भाई कोई सर्दी वर्दी भी नहीं है, अब तो तुम एक्टिव बच्चे हो, हैं, जल्दी से। हाँ, अब देखो बेटे हुआ क्या यहाँ पर, इस डेट से 25 मार्च से 31 मार्च के बीच में हुआ क्या बेटे? गुड्स खरीदा। कितने का गुड्स खरीदा? हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का कितने का गुड्स खरीदा। बेटा मान लिया परचेज के यहाँ पे 1,53,000 रुपए का गुड्स यहाँ पर खरीदा। फिर हमें क्या चाहिए बताओ? हमें चाहिए भाई, ये तो चलो इससे तो स्टॉक बताओ बेटे, बड़ा होगा कि घटा होगा? देखिए कौन बच्चा है जो सबसे होशियार है, कौन बताएगा जी? मैं सबको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। बेटे इससे स्टॉक हमारा बड़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। वेरी गुड भाई, माल खरीदेंगे तो स्टॉक बढ़ेगा। कितनी आसान बात है, वेरी गुड बेटा। अब बताओ बेटे यहां पर इस दौरान अगर मान लिया हमने कोई माल बेचा और उसकी हमें कॉस्ट पता चल गई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें क्या पता करनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर ये बता दे क्वेश्चन कि भाई इस 25 मार्च से 31 मार्च तक के बीच में जो गुड्स है वो 2 लाख रुपए की कॉस्ट का गुड्स ना बेच दिया गया, तो क्या हम नहीं निकाल सकते 31 मार्च को कितने रुपए का स्टॉक, कितने रुपए की कॉस्ट का स्टॉक गोडाउन में रहा होगा? बताइए बेटा, निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं जी। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो सबसे पहले आंसर देगा? सर होशियार तो मैं हूं, पर आंसर ये देगा पड़ोसी। जल्दी बोलो बेटे। रितिका कह रही सर मेरे से तो पूछते नहीं। रितु, रितिका जल्दी बोलो। स्वयं, ध्रुव, हर्षित, बोलो बोलो। 738। 7,38,000।
एक बच्चे ने मुझे बताया 7,38,000। बेटे बाकी बच्चे भी आंसर दें प्लीज, मुझे बताएं ये सही है क्या? यही है सर, पक्का? यही आ रहा है सर। ओके जी, यस सर, आइए। यही है। ओके वेरी गुड, आइए जी देखते हैं जी। यस सर। ओके बेटे कैसे निकालेंगे? हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, ये क्वेश्चन आया जी, और हमें कैसे प्रेजेंट करते हुए सॉल्यूशन देना है। ठीक है, एक फॉर्मेट कीजिए फटाफट से। हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम, देखिए स्टेटमेंट showing calculation of stock। सर चैप्टर का नाम क्या है इसका? इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एएस सेकंड है। हाँ, कल डिक्टो एज इट इज तुम्हारे क्लास में यही होगा, ऐसे कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल डिक्टो सेम। आओ बेटे, अच्छा ये जो अभी चल रहा है ये नहीं, जो अभी तक हो चुका वो लिखा जाएगा। तो इंटर में एएस में स्टॉक टेकिंग नहीं है। आओ जी, क्लोजिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक एज एट 31st March 2021। बेटा मेरे साथ नोट करते रहना, भले बच्चे की पहली क्लास हो। हर्षित बेटे नोट कर रहे हो ना? हर्षित, हाँ। और कौन कौन बच्चे बेटे नोट करो, बाकी बच्चे भी। कृतिका बेटे आप भी। अमन ने तो कंबल ढक लिया, अमन। ध्रुव, हाँ ये देखो सार्थक, देखो बहुत बिजी पर्सनैलिटी है सार्थक, ये गया वेटिंग में। 1 2 3। देखो कितना जरूरी फोन है, पता है ना किसका फोन होगा? हाँ आओ जी, चलो जरा। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे कैसे प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में, देखो जी। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री एज पर स्टॉक टेकिंग, स्टॉक टेकिंग as at 25th March 2021। 25 मार्च 2021 को इन्वेंट्री कितने की थी जी? आइए जी बेटे कितने की थी अभी हमने डिसाइड की थी, यहाँ पे कितना 7,85,000 की। लो बेटा 7,85,000। नेक्स्ट बेटा कैसे पहुंचेंगे बताओ? हम लोग ऐड बैक कर देंगे, जो घटा था, बहुत सिंपल सा डायलॉग बता रहा हूं आपको, जो घटा था उसे जोड़ दो, जो जुड़ा था उसको घटा दो, मतलब फंडा ही है। ठीक है, ये कब है? जब लेट स्टॉक टेकिंग हो। ठीक है, और जब अर्ली हो, जो जुड़ना है उसे जोड़ दो, जो घटना है उसे घटा दो। आओ जी, जैसे यहाँ पर क्या ऐड करेंगे? जो जुड़ना है, क्योंकि अर्ली स्टॉक टेकिंग है। परचेज फ्रॉम 25th March टू 31st March। बेटे कितने की है परचेज? हमने अभी नोट की थी 1,53,000 रुपए की। तो भाई टोटल गुड्स कितना हो गया था गोडाउन के अंदर? टोटल गुड्स कितना हो गया था गोडाउन के अंदर? लो भाई 9,38,000 हो गया था, जिसमें से चला गया, क्यों चला गया बताओ बेटे? घूमने चला गया क्या? नहीं, अभी तो यहाँ पे सेल लिखा हुआ है, कहीं पे देगा क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस हो गया, है ना? कई कई सारे पॉइंट आएंगे यहाँ पर जो मैं तुमसे भी डिस्कस करने वाला हूँ। आइए जी, लेस, लेस क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट। बेटे गोइंग आउट, क्या हम ऐसे लिखेंगे गोइंग आउट? नहीं, गोइंग आउट तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट किस वजह से जा रहा है जी? 31 मार्च से पहले पहले अगर गुड्स किसी भी वजह से जा रहा है तो हम उसकी क्या घटाएंगे? कॉस्ट घटाएंगे। क्या घटाएंगे बोलो? कॉस्ट घटाएंगे, ताकि हम पहुंच सके क्लोजिंग स्टॉक वाली गुड्स की कॉस्ट पे।
ओपनिंग कितने का था एक तरह से, है ना, ओपनिंग ले लिया हमने एक तरह 25 तारीख का ओपनिंग बना लिया। 25 तारीख का स्टॉक इतने का था जी, इतने रुपए की कॉस्ट का स्टॉक और आ गया जी, टोटल इतना हो गया जी। इसमें से चला गया इतने की कॉस्ट का स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट। अब वो बेटे क्वेश्चन में हो सकता है सेल की वजह से जाए तो हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब इनके ना सिर्फ नाम चेंज होते रहेंगे किस वजह से वो बाहर गया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर बाहर गया है ट्रायल के लिए, घूमने गया है, चलो सर घूमने भी जा सकते हैं, हाँ बिल्कुल। मान लिया किसी का घोड़े का काम है, घोड़े खरीदने बेचने का काम है, 31 मार्च को स्टॉक काउंट करना है, घोड़े बाहर घूमने गए हुए हैं जी, और घास चढ़ने भेज रखे होंगे, सोच के देखो जरा बेटे, वो काउंटिंग में नहीं आएंगे क्या बताओ? वो ओनरशिप तो इन्हीं के पास है ना जिनके घोड़े हैं, ऑफ कोर्स, है ना। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो बाहर घूमने गए हुए हैं तो हम क्या उसे काउंट नहीं करेंगे? तो बेटा ध्यान रखना, कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट तो चाहिए, लेकिन वो जिसकी ओनरशिप भी चली जाए, जो सेल होके जाए। अगर ओनरशिप हमारी है तो हमारी बैलेंस शीट में आएगी। सर क्या मतलब है? आओ जरा मैं एक बात लिखता हूँ यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितने की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है जी? 2 लाख रुपए की। मुझे बताओ क्या ये गुड्स अभी भी हमारा है? ना जी ना। सर कह तो रहे हैं बेच तो दिया, बेच दिया मतलब अब इसका मालिक कोई और है। सर एक बात और बताओ, सर मान लिया माल बेच दिया, कई लोग ऐसे करते हैं, वो ये कहते हैं कि भैया एक काम करो अभी आ रहे हैं, बस माल तो हमने खरीद लिया, हाँ आप ही की दुकान पे रख के जा रहे हैं, प्लीज इसको किसी को हाथ मत लगाने देना, ठीक है, और हम जा रहे हैं। और बेटे वो चला गया कस्टमर कहीं पे, बताओ बेटे क्या वो गुड्स दुकान में रखा हुआ, अब आपकी प्यासी नजरें उस गुड्स की तरफ देख रही है, तू तो हमारा था, तू तो हमारा था, बताओ बेटे क्या वो आपका है? वो किसी और का हो गया। हाँ वो गुड्स किसी और का हो चुका है बेटा, अब वो आपकी ओनरशिप में नहीं है। इधर से पीछे से आपको अकाउंटेंट खुजा रहा है, इसको भी जोड़ दूं क्या बैलेंस शीट में, इसको भी जोड़ दूं क्या बैलेंस शीट में, इसको भी जोड़ दूं क्या? बताओ बेटे आप क्या कहोगे? नहीं ये किसी और का हो चुका है, ये हमारा नहीं है, इसको बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि अब ये हमारा नहीं है, तो हमारी बैलेंस शीट में हमारे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं आना चाहिए। बेटा फिजिकली यहाँ पर पड़े होने से कुछ नहीं होता, जरूरी ये है कि ओनरशिप भी हमारी हो। अब जैसे ये माल तो बिक चुका है, मान लिया ये बिक तो चुका है, अभी महक एक मिनट, मान लिया बेटे बिक तो चुका है, लेट्स सपोज क्वेश्चन ये कहता है कि बिल कट चुका है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है और गुड्स डिलीवर भी हो चुका है, लेकिन उसने जस्ट फॉर मतलब कोई प्रिकॉशन के पर्पज से, कोई थोड़ा सा टाइम उसको चाहिए कि मैं थोड़े दिनों के बाद में ले जाऊंगा, और गुड्स को यहीं पे फिजिकली छोड़ रखा है, तो क्या वो हमारी बैलेंस शीट में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो हमारा नहीं है। एक मिनट बस बेटा, मैं एक बार मैं लिख दूं, बताना जरा कितना आया? 7,38,000। कितना जोड़ो, लेस करो, हाँ 7,38,000, 7,38,000, यस। तो ये हमारा इन्वेंट्री कौन सी डेट का? 31 मार्च, इन्वेंट्री एज एट 31 मार्च। बेटे हमने इसको क्या लिया? अर्ली स्टॉक टेकिंग। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन किस तरह से दे रखा है बुक में? लेट स्टॉक टेकिंग की तरह, मैंने एग्जांपल चेंज किया है, कभी वहां से कोई टीप के बोले। अच्छा अब पूछो बेटे क्या क्या क्वेश्चन है बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? मैं सर मैं ये पूछ रही थी कि अगर उसने शॉप पे सामान रख दिया और उस चीज की पेमेंट नहीं करी शॉपकीपर को, तो वो अपनी आराम से, गुड्स को मतलब काउंट करेगा अपने स्टॉक में या नहीं? अब मैं आता हूँ बेटा, बाकी बच्चे भी ध्यान से सुने, बहुत अच्छा पॉइंट है इनका, और इसके डाउट हमेशा अच्छे ही होते हैं। बेटा सुनो ध्यान से सारे बच्चे, बेटे आप दुकानदार हो, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। अगले आदमी ने आपसे गुड्स खरीदा और उसने क्या किया, उसने गुड्स को दुकान पे रखे रखा, या मैं कह रहा हूं छोड़ो दुकान पे रखे रहे, वो ले भी गया। अब आप क्या कर रहे हो? आप दूरबीन लगा के देख रहे हो उसे जाते हुए, वो गया, वो गया, वो गली से मुड़ गया, ओहो गुड्स ले गया, चला गया, बिल्कुल चला गया। आपके गोडाउन में गुड्स तो नहीं है ना? बोलो, सब बच्चे बताएंगे गोडाउन में गुड्स तो नहीं है ना? नहीं है जी। क्या वो गुड्स आपका है? पहले बताओ क्या वो गुड्स आपका है?
नहीं है, क्योंकि जब वो गया था गुड्स फिजिकली, वो बिल भी लेके गया था, वो बिल भी लेकर के गया, हमने उसके नाम में बिल काट चुके हैं, विश्वास है पूरा पूरा उस पे कि वो पैसे देगा। इसी का नाम है क्रेडिट सेल। वरना बेटे अगर ऐसे विश्वास नहीं होता तो हम सेल भी कभी बुक नहीं करा करते। और इसका मतलब क्या है, वो माल बिक चुका है, यानी कि वो अब हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है अगर उसका बिल कट गया है तो। हाँ, अगर वो गुड्स लेके गया है लेकिन अभी बिल नहीं कटा है तो मतलब ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है, क्योंकि आप अपने उसमें पढ़ोगे फाउंडेशन के बिजनेस लॉ में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, वहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, वहां पर 3 कंडीशन सेटिस्फाई तो सेल कंप्लीट मानी जाती है। अभी तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलता है, लिख दिया क्रेडिट सेल, लिख दिया कैश सेल, तो हमने सेल मान लिया। लेकिन सेल होने के लिए 3 कंडीशन होना मस्ट है। नंबर 1 ओनरशिप ट्रांसफर होना, नंबर 2 रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना, नंबर 3 ऐसा भी ना हो तुम बिल तो काट दो और गुड्स को पकड़ के बैठ जाओ, दे नहीं रहे, तो फिजिकली गुड्स भी ट्रांसफर होना चाहिए। डिलीवरी इज आल्सो मस्ट। 3 कंडीशन कौन कौन सी बोलो लो में। नंबर 1 ओनरशिप ट्रांसफर होना, इससे अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, 1-2 दिन की क्लास का है वो भी चैप्टर, कंपनी आगे जाने से पहले मैंने डिसाइड किया था इनको थोड़ा सा करेंगे, वो सेल्स ऑफ गुड्स अप्रूवल बेसिस है, एक आध क्लास का है। सबसे पहले बिल का कटना, नंबर 2 गुड्स का डिलीवर होना, है ना। नंबर 1 क्या क्या, नंबर 1 सेल होना मतलब ट्रांसफर हो जाना ओनरशिप, नंबर 2 रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर होना, नंबर 3 फिजिकली गुड्स का डिलीवर होना भी मस्ट है। तब जाके हम मानते हैं कि हाँ भैया सेल हमारी कंप्लीट है, उसके बाद में सेल कंप्लीट होती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आप लोग पढ़ोगे फाउंडेशन में, डोंट वरी। एनीवेज कम टू द पॉइंट, अब अकाउंट्स में आते हैं वापस। यहाँ पे हमें तो क्वेश्चन से कितनी बात बताता है क्या कि बिल कट गया है जी, हमें कभी ये नहीं बताएगा रिस्क एंड रिवार्ड ट्रांसफर, वो तो इम्प्लाइड है जी। भाई अगर किसी का बिल काट देंगे तो बताओ बेटे कोई गुड्स यहाँ पे छोड़ेगा, बताओ, ऑफ कोर्स नहीं छोड़ेगा। तो रिस्क एंड रिवार्ड तो तुरंत बिल के साथ में ही चला जाता है, ध्यान रखना। तो हमें ये तो कभी क्वेश्चन में चेक करना ही नहीं हमारा एग्जाम, बस बिल कट गया तो मतलब रिस्क एंड रिवार्ड भी ट्रांसफर हो गया। और ये भी इंप्लाइड है कि हम फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान से। तो बट क्वेश्चन क्या कहेगा कभी कभी, भाई गुड्स गोडाउन में ही है, स्टिल इन गोडाउन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सेल ना माने, हमने दे दिया था, उसने बोला होगा तो हमने रखा होगा, वरना हम क्यों किसी का गुड्स रखेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना, क्वेश्चन में नंबर 1 हमें तो बस एक बात मिल जाए कि बिल कट गया, इनवॉइस कट गया, या ये बोल दे कि सेल हो गई, बस, तो हमारी तरफ से तो सेल है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। इतनी बात ओके है। अब अगली बात, एक लास्ट बात और मैं बता करके तब मैं डाउट लेता हूं। यहां तो बेटे कोई दिक्कत नहीं है, अगर क्वेश्चन ये कहता क्या यहीं पर ही लॉस हो गया जी, गुड्स का क्या हुआ बेटे 31 मार्च से पहले पहले लॉस हो गया, तो जो माल नुकसान में चला गया, जो माल उड़ गया, जो माल खो गया, जो माल चोरी हो गया, जो माल टूट गया, क्या वो 31 मार्च को दिखाई देना चाहिए, बताओ। मतलब ही नहीं बैठता। भाई नुकसान हो गया, चाहे आग लग गई, चाहे एक्सीडेंट हो गया, चाहे चोरी होगी, चाहे कोई भी वजह रही, 31 मार्च को वो हमारा क्या इस दुनिया में किसी का नहीं था। और हमारी बैलेंस शीट में कौन सा आएगा, जो हमारा होगा। बेटे पर्चे पे लिख के आप रखे रखो, ऐसे तो 2-3 बार जो है ना उसने किसी ने किसी को लाल किला भी बेच दिया था, क्या नाम था उसका, बड़ा मजेदार था। हाँ, तो अब ऐसे पेपर पे होने से क्या हो जाता है, ऐसे नहीं ना बेटा। हमारे पास में गुड्स भी तो होना चाहिए ना, इस दुनिया में गुड्स ही नहीं होगा जिसका हम बिल लिए बैठे होंगे, तो फिर हम उसे बैलेंस शीट में कैसे डाल देंगे। बैलेंस शीट की डेट पर वो हमारा होना चाहिए। तो 31 मार्च को वो गुड्स जो लॉस हो चुका है वो हमारा नहीं है। तो मैंने आपसे क्या कहा यहाँ पे कि हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स गोइंग आउट, और गोइंग आउट की कई सारी वजह हो सकती है, जेन्युइन वजह, जैसे सेल हो गया, मतलब हमारे पास से ओनरशिप भी चली गई, सेल हो गया, फिर क्या हो सकता है बताओ बेटे, एबनॉर्मल लॉस हो गया, कोई भी वजह हो सकती है। अच्छा वरुण कुछ डाउट पूछ रहे हैं, फिर इसके बाद में मैं अगले क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन कराता हूँ। हाँ जी पूछो जी। हाँ जी, लॉस के केस में अगर इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो जाए तो वो ऐड हो इंश्योरेंस जाएगा। क्लेम की बात मत करो, इंश्योरेंस क्लेम इंटर में जो तुम पढ़ रहे हो ना वहां पर फिजिकली काउंटिंग होती है, वो बात नहीं करो वरना बच्चे उलझ जाएंगे। यहाँ टोटली बात बुक वाली है। सेकंड, अगर अप्रूवल के केस में गुड्स स्टैंड किया हो फिर आता हूँ मैं, वही पॉइंट, वही तो पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूँ। हाँ जी, अगर मान लिया किसी ने
ट्रायल के लिए और कुछ सर बाहर भेज एक रखा है। ड्राइंग का केस भी बता दीजिए। मैं बताता हूँ। अच्छा, गुड्स के बाहर जाने की कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर बेटा कौन सा हो सकता है बताओ, एब्नॉर्मल लॉस। आइए लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पर *1 लगा लो। कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो यहाँ से घटेंगी, जेन्युइनली घटेंगी। लो जी, एबनॉर्मल लॉस, कॉमा, आइए जी, गुड्स रिटर्न, हमने कोई माल खरीदा था और वापस कर दिया, भाई इसमें तो हम वापस दे देते हैं ना, ले पकड़ अपना गुड्स, हमें नहीं चाहिए, घटा हमारे यहाँ से खाते से, यानी कि पसंद नहीं आया होगा, कोई वजह रही होगी, उस क्वालिटी का नहीं होगा, हमने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न, ठीक है। और हो सकता है वो गुड्स क्या हो गया हो बेटा, विड्रॉन हो चुका हो, मतलब ड्राइंग ऑफ गुड्स हो जाए, उस गुड्स की ड्राइंग्स हो जाए, मतलब कि दुकानदार बैठा है दुकान पे, अपनी पैटीज को खुद ही खाया जा रहा है, खुद ही खाया जा रहा है, खुद ही खाया जा रहा है। बताओ बेटे 31 मार्च को पैटीज दिखाई देंगी क्या? हाँ, पैटीज बोलते जल्दी एग्जांपल समझ में आ जाता है, ठीक है। तो क्या होगा बेटे, वो ड्राइंग्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा बोलो, ड्राइंग्स कहलाएगा, और वो गुड्स दिखाई नहीं देगा। ये ना बाकी बच्चे देखो कैसे सो रहे हैं भाई, वाह, और सबको नींद आ रही है ना अच्छे से, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ बेटे, बेटे नींद खराटे वराटे ढंग से ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? अब मैं नाम लेना शुरू करूंगा, देखो सब बच्चे का जो जो सो रहे हैं, देखो अब ये जागेंगे बहुत अच्छे से। हाँ, दो तो ऐसे हैं वो बाल ही बहाते, जब भी देखो तब बाल बहाते मिलेंगे हमेशा। हाँ भाई, आर्यन, अजय, मयंक, सौरभ, जल्दी जल्दी जागो। आर्यन, अजय, मयंक, बेटा अब तुम्हारा नंबर है मीटिंग में जाने का, जल्दी से आओ जी। चलते हैं बेटा आगे। तो ये बात है हमारी कौन सी बेटा, अर्ली स्टॉक टेकिंग की। बेटे कुछ ऐसी ही बात किसकी होगी हमारी, लेट स्टॉक टेकिंग, लेकिन बात करेंगे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जरा। आइए जरा एक क्वेश्चन करते हैं, और कौन सा है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन देखे तो सही जरा। चलो एक लेट स्टॉक टेकिंग भी करके तभी करें क्या, 31 मार्च 17 सारे के सारे इन्होंने लेट स्टॉक टेकिंग की दे रखे हैं। चलो भाई फिर एक काम करो, लेट स्टॉक टेकिंग भी समझ लेते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही सारे लेट स्टॉक टेकिंग के दे रखे हैं। आइए जी, सर ये तो अर्ली स्टॉक टेकिंग हो गया, समझ में आ गया कि बैलेंस शीट डेट से पहले। हाँ जी, अब अगला हेडिंग डालो फटाफट से। अच्छा, क्या डालें जी, लेट स्टॉक टेकिंग। सर लेट मतलब भगवान को प्यारा हो गया क्या स्टॉक? नहीं नहीं, लेट मतलब बाद में स्टॉक काउंटिंग की, स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग की, फिजिकल काउंटिंग की, और हमने लेट की जी। इसका मतलब क्या है, हमें चाहिए स्टॉक कौन सा चाहिए बोलो, बैलेंस शीट की डेट का, यहाँ का हमें स्टॉक चाहिए, यहाँ का हमें क्या चाहिए बेटा, स्टॉक चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है जी, हो क्या रहा है जी, हो ये रहा है जी, जो हमारा अगला ईयर शुरू हो गया है, हमने यहाँ पर फिजिकल काउंटिंग की, स्टॉक टेकिंग जो हुई है, स्टॉक टेकिंग मतलब फिजिकल काउंटिंग ऑफ स्टॉक, वो यहाँ पर हुई है, और ये डेट बैलेंस शीट डेट से बाद की डेट है, जिसका नाम है लेट स्टॉक टेकिंग। अब डेट कौन सी है जी, एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लिया मान लिया मान लिया ये जो डेट है, ये डेट है हमारी 15 अप्रैल, 15 अप्रैल, और हमें चाहिए कौन सी, 31 मार्च की, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए। यहां इधर बीच में कहीं कुछ गुड्स ऐसा है जो परचेज हुआ है, और कुछ गुड्स ऐसा है जो सेल हुआ है। क्या चाहिए हमें बताओ, उसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसे घटाने के बाद पहुंचा है 15 अप्रैल पर, ध्यान रखना। जैसे मान लिया
क्या होगा, आरडीसी राजनगर में हम लोगों का फेस टू फेस सेंटर है, आपको हमने कहा बेटे वहां पे आओ, आपका मुंह गलती से कहाँ को हो गया, रेलवे स्टेशन की तरफ को, और आप उधर को मुंह करके चले जा रहे हैं। बताओ बेटे, आप 1 किलोमीटर उधर चल गए जबकि आना था आधा किलोमीटर इधर। अब बताओ कैसे आना होगा सर? 1 किलोमीटर तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर हम उल्टा चलेंगे, फिर आधा किलोमीटर हम सीधा चलेंगे। समझे कि नहीं समझे? तो यानी कि अगर हम किसी चीज को जोड़ करके वहां पहुंचे हैं तो वापस कैसे आएंगे बताओ? घटा करके। कितना सिंपल है। और अगर हम किसी चीज को घटा करके पहुंचे तो कैसे वापस आएंगे बताओ? जोड़ करके, है ना बेटे? तो वही बात यहाँ पे बतानी है। हमें यहाँ का स्टॉक पता है जी, यहाँ का स्टॉक जो है हमारा वो कितने का है जी? ये है बेटे ये है बेटे 5 लाख रुपए की कॉस्ट का स्टॉक है। कितने का? ये है जी 5 लाख रुपए की कॉस्ट का स्टॉक है यहाँ पे। 15 अप्रैल को जब हमने फिजिकल काउंटिंग की। सर ऐसा कब हो सकता है बेटे? क्लाइंट के यहाँ पर हम लेट गए, 31 मार्च की बैलेंस शीट फाइनल होते होते रिटर्न की डेट तक जाके फाइनल होती है, तो हमारे पास बहुत टाइम होता है 31 मार्च की बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो आपको कुछ क्लाइंट के यहाँ पर 31 मार्च के बाद भी भेजा जाएगा, वहां पर जाके आपने पता लगाया कि 5 लाख का स्टॉक था। फिर आपने पता लगाया कि यहाँ पर 20 में जो परचेज हुई थी वो कितने की हुई थी? पता चला जी 50,340 की परचेज हुई थी। यहाँ पर कितने की? 50,340 की परचेज हुई थी। नेक्स्ट, अब इसमें क्वेश्चन आपको डराने के लिए बता देगा इतनी कैश परचेज, इतनी उधार परचेज। बेटे क्या टेंशन है, तो परचेज ही आया तो माल हमारी ओनरशिप में है, उससे कोई फर्क पड़ता है? क्वेश्चन आपको 3-4 बातें वो बताता है ताकि आपका ध्यान इधर उधर हट जाए। भाई सीधी सी बात है, परचेज किया तो माल बढ़ा, है ना? चाहे वो कैश में किया चाहे वो उधार में किया। नेक्स्ट, यहाँ पर माल बेचा जी, और क्वेश्चन ने हमें बताया कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें बताना चाहिए था क्वेश्चन को, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना बता करके क्वेश्चन ने हमें पता क्या बताया? यहाँ पर क्वेश्चन ने इसके बारे में क्या बताया? हमें बताया सेल्स कितने की है। हमें क्वेश्चन ने बताया कि जी 4,10,000 रुपए का हमने माल बेचा। 4,10,000 क्या थी? कॉस्ट थी क्या? ना जी ना, ये तो सेल्स प्राइस था। क्या था बोलो बेटे? सेल्स प्राइस था। और सेल्स प्राइस में बेटे प्रॉफिट भी शामिल होता है, ध्यान रखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। और हमें क्या चाहिए बोलो? प्रॉफिट। भाई सेल कब आती है? कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ के। तो अगर हमें कॉस्ट पे पहुंचना हो तो क्या करेंगे? सेल में से प्रॉफिट घटा देंगे जी। कितना आसान है देखो, है ना? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे पहुंचना है जी। आइए जरा बेटे, यहाँ पर हमें क्वेश्चन ने एक बात बता दी कि भैया जो जीपी रेशो है हमारा, वो हमारा 20% है सेल्स प्राइस का। कितना है बोलो? 20% है सेल्स प्राइस का। पानी वानी पी लो जिन्हें नींद आ रही है। हाँ, ये कौन कौन है? एक तो समय नहीं, ये तो ले ही रहा है। और कौन कौन ले रहा है भाई? जब भाई देखो तो जरा। हाँ, आर्यन, आर्यन ने अंगूठा दिखा दिया। कभी इसको मैं कुछ कह दूं? आर्यन वीडियो तो ऑन की नहीं तुमने। मयंक, सौरभ, रितु, और कौन कौन सो रहा है जी? सृष्टि तो झपकियां मार रही है सृष्टि। और कौन कौन है भाई जो जाग रहे हैं? देखो भाई, हाँ सब जाग रहे हैं भाई, वेरी गुड। महक का मुस्कुराना देखो, तुरंत बताती है कि चाय पी चुकी है महक। हाँ, चुपचाप से साइड में से लाती चाय है इधर। चलो जी, नींद खुल गई? सर ऐसे ही बातें करते रहा तो हमारी नींद खुलती रहेगी। अब मुझे जल्दी से बताओ फिर, अगर आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों। बेटे यहाँ पर एक बात और बोल दी क्वेश्चन ने, क्या? सेल्स रिटर्न। ओ, सेल्स रिटर्न भी हुई थी। कितने की? 10,000 रुपए की सेल्स रिटर्न भी हुई थी बेटे, 10,000 रुपए की। अब मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, क्या आप बता सकते हो कितने का क्लोजिंग स्टॉक रहा होगा 31 मार्च को? प्लीज एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको सिस्टमेटिकली करना है। अंटू बेटा अपना कैमरा सही करो ना प्लीज, फेस पे नहीं आ रहा। भी तो तुम भी बेटा कैमरा थोड़ा सा सही करो, पता तो चलते रहे बच्चे का। कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा? मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर।
निकाल लिया? एक बच्चे ने आंसर भेजा, आइए जी शुरू करें। चलो करते हैं। सर 217,007। मैंने देख लिया तुम्हारा आंसर, वो सही नहीं है। आओ जी, लो बेटे ध्यान से। सबसे पहले है बेटा 8,000। अभी देखता हूँ बेटा, मुझे पता नहीं अभी आंसर, अब निकालूंगा, आपके सामने निकालूंगा। आओ बेटे, कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो, आप अपना क्वेश्चन को सोल्व करने का अप्रोच आप कभी भी चेंज मत करना, और अप्रोच हमेशा बहुत सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल एकदम कह सकते हैं ना जैसे देसी, अपनी देसी लैंग्वेज सबसे प्यारी लैंग्वेज, बहुत सिंपल। क्या सर बताओ? बताओ बेटे, ग्रोस प्रॉफिट किस पे कमाया जाता है? सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे है बच्चों की। ग्रोस प्रॉफिट जो होगा, जीपी जो होगा, जो जीपी रेशो निकला होगा, वो हमारा ग्रोस सेल्स पे निकला होगा या नेट सेल्स पे निकला होगा? मुझे इसका आंसर चाहिए सब बच्चों से। नेट सेल्स। नेट सेल्स। पक्का? यस सर। बहुत बढ़िया। और तो हमारे अगर हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो कैसे आएंगे बताओ? ग्रोस सेल्स में से जीपी रेशो घटाएंगे या नेट सेल में से घटाएंगे? सर नेट सेल्स। अपना आंसर देना एकदम बिल्कुल सही। ग्रोस सेल्स या नेट सेल्स? सर नेट सेल्स। वेरी गुड, क्योंकि जीपी रेशो निकलता है किस पे? नेट सेल्स पे। जो माल बिका और वापस आ गया उस पे तो कोई कमाई होती नहीं है, उस पर थोड़ा जीपी होता है। आइए जी, तो मैं आपसे ये कहता हूं बेटे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर? 4 लाख माइनस 20%, यानी बेटे आप 80,000 को घटा दोगे तो कितना आएगा? 4 लाख का 20% 80,000, यानी कि 3,20,000। ऐसे तो मैं ओरली पहले आपको निकलवा देता हूँ, फिर इसको प्रेजेंटेशन वाइज कराऊंगा। बेटे बताओ जरा, बहुत सिंपल सी चीज, मुझे नहीं पता वो क्या चीज थी जिसमें जोड़ा हमने 50,340 और जिसमें से हमने घटा दिया 3,20,000, और तब हम पहुंच गए कहां पे? पहुंच गए 5 लाख पे। तो वो क्या चीज ऐसी थी जिसके अंदर ये बातें करके हम 5 लाख पे पहुंचेंगे? बेटा ध्यान से, प्यारे प्यारे बच्चों, आराम से कैलकुलेटर चलाना, मैं बोलता जाता हूँ समझना। लेट मतलब हम आगे पहुंच गए। अगर आप रास्ते में कहीं जाते हैं और आप आगे निकल जाते हैं तो कैसे आओगे बताओ? उल्टे कदम ही तो आओगे एक तरह से। अब ये तो है नहीं कि आप सड़क पे उल्टा कदम, मतलब उल्टे उल्टे होके चलने शुरू कर दो, क्या करोगे? जितने कदम फालतू चले गए उधर, उतने कदम आप वापस आ जाओगे। तो आप जोड़कर पहुंचे थे 50,340 की परचेज को, आप घटा के पहुंचे थे 3,20,000 की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। तो बताओ बेटे, वापस आने का क्या तरीका? जिसको घटाया उसको जोड़ देंगे और जिसको जोड़ा है उसको घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या था। जरा एक बार करना पहले कैलकुलेटर पे। हाँ जी बोलो बोलो, डरते क्यों हो? 7,69,660। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। अच्छा वो दूसरा क्वेश्चन है जिसका आंसर गलत है, ये तो सही दे रखा है 769,660। ठीक है, आओ जी, अब इसी बात को बेटे कैसे प्रेजेंट करेंगे? आइए जी, हाउ टू प्रेजेंट योर आंसर इन एग्जाम। ठीक है बेटे, आप कैसे प्रेजेंट करोगे इस चीज को एग्जाम में?
देखो फटाफट से, स्टेटमेंट showing calculation of closing stock as at 31st March 2021। तुम्हारे एग्जाम में यही ईयर आएगा बेटे। बताओ बेटे सबसे पहले क्या लोगे? हमेशा शुरुआत हमारी यहीं से होगी। इन्वेंट्री एज पर स्टॉक टेकिंग या इन्वेंट्री टेकिंग, कोई डेट होगी एज एट, जैसे यहां पर बेटे कौन सी डेट है? 15 अप्रैल। कौन सी डेट है बेटा? 15 अप्रैल 2021। और यहाँ पर स्टॉक कितने का है जी? यहाँ पर स्टॉक कितने का है जी? 5 लाख का। कितने का? 5 लाख। अगर नए बच्चों को समझ में आ रहा है तो उनकी मेहनत है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि उनको बात समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बीच में से पढ़ रहे हैं। आइए लो बेटा, इसमें क्या करोगे? एड बैक करोगे। एड बैक क्या करोगे बोलो? जो घटाया था क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कहां से कहां तक? फ्रॉम 31st मार्च अप टू 15 अप्रैल। 15 अप्रैल तक का, 31 मार्च से 15 अप्रैल तक का जो भी माल बिका उसकी कॉस्ट हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि उसे घटा करके पहुंचे होंगे 5 लाख पे। एक एक पॉइंट पूरा वर्क करो। उसे घटा करके पहुंचे होंगे 5 लाख पे, इसलिए हम उसको एड बैक करेंगे। ठीक है बेटा? आइए जी, कितने रुपए का है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिसाब किताब? यहाँ पर हम निकलेंगे नेट सेल्स माइनस जीपी रेशो। आपको पढ़ाने के लिए मैं 2 कलर के पेन यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में सिर्फ 1 कलर का पेन यूज करेंगे, ध्यान रखना वहां ये गलती ना हो जाए, वरना बेटे अनफेयर नहीं माना जाता है। आइए जी, नेट सेल्स कितने की है बेटा? 4 लाख। कैसे? 4,10,000 में से 10,000 घटा दो। पूछो बेटा। मैं माइनस, वर्किंग यही करनी है या वर्किंग नोट बना के? बेटा ये स्टेटमेंट है, यही फाइनल है। ये वर्किंग आप यहीं पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जहां पर लगता है ना बहुत डिटेल वर्किंग की जरूरत है, वहां वर्किंग नोट बनाए जाते हैं। एनीवेज, कितना है बेटा? 3,20,000। फिर लेस बैक, जो जोड़ा था वो घटाना है ना जी? क्या घटाना है जी? तो जोड़ा था परचेज फ्रॉम 31st मार्च अप टू 15th ऑफ अप्रैल, 15 अप्रैल तक का। बेटा कितने की परचेज थी? 50,000 कुछ थी ना, 50,340 शायद। हाँ, 50,340। बताओ बेटे कितने का बताया था आपने? 7 कुछ का बताया था ना? 7,69,660। ये आ गया हमारा इन्वेंट्री एज एट। बेटा सबसे मुश्किल अगर कोई क्वेश्चन होते हैं ना इस चैप्टर में, जो लगते हैं इस चैप्टर में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, वो यही माने जाते हैं। इसीलिए मैं आपको आराम से कराता हूँ। एज एट 31st मार्च
2021। ठीक है जी, आगे चलें। आइए मैं आपको स्क्रीन पे पहले एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ, सब बच्चे इधर ध्यान देंगे। बेटे ये जो क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे हमारे स्टडी मॉड्यूल के हैं। देखिए जो भी हमने क्वेश्चन किए थे वो हमारे स्टडी मॉड्यूल के थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टडी मॉड्यूल। जिनको हमने एग्जाम्पल के रूप में किया भी है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जहां पर बात सिर्फ परचेज की थी, ठीक है, वो आप बड़े आराम से कर सकते हो। अब आप घर पे ट्राई करना प्लीज। मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कराए हैं और मैंने किताब के ही क्वेश्चन उठाए हैं। यही वो एग्जांपल है आपने जो किया था, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ परचेज परचेज बस परचेज की, ठीक है। आपको इलस्ट्रेशन नंबर 1 खुद ट्राई करना है। मुझे पता है आप कर लोगे, 101% कर लोगे, क्योंकि हम क्लास में इस चीज को कवर कर चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रीवियस एग्जांपल जो है इलस्ट्रेशन नंबर 1 के साथ में अगर हम इशू भी डाल दें, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या था, सिर्फ परचेज था। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में क्या है बेटा, इश्यूज हैं, और यहाँ पर स्टोर लेजर की बात बताई गई है। नेक्स्ट फिर बात आती है किसकी, सिंपल एवरेज। वहां पर क्या है बेटा, रेट का एवरेज होगा, ठीक है। बस एक ये पॉइंट है जो अपना रहता है, ये बड़ा आसान है, इसमें कुछ नहीं है। जितने भी रेट्स हैं, जैसे 1 रेट है, 2 रेट है, 3 रेट है, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। अगर 2 है तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। इसमें ज्यादा कुछ करने की बात नहीं होती, इसलिए मैंने इसको क्लास में बहुत डिटेल में नहीं कराया। जैसे अगर मैंने इसी क्वेश्चन में बात करूं जो हमने किया था इलस्ट्रेशन नंबर 1 और 2, है ना, इसी में क्या था बेटे, अलग अलग तरह के रेट्स थे। कितने तरह के, 1 2 3 4, कितने, 50 रुपए वाला रेट भी था, 55 रुपए वाला रेट भी था, 60 रुपए वाला रेट भी था, 47 वाला रेट भी था। तो ओवरऑल कितनी तरह के रेट थे बोलो, 5 रेट थे। अगर उसको डिवाइड कर दें 5 से तो जो रेट आएगा दैट विल बी यूज्ड, ठीक है। ये था हमारा सिंपल एवरेज। आइए जी, वेटेड एवरेज हमने कर लिया है। इलस्ट्रेशन नंबर 4 हमने क्लास में कर लिया था, ठीक है, कर लिया हमने इलस्ट्रेशन। तो 4 तक तो बेटे इन्होंने इलस्ट्रेशन नंबर 1 को ही बेस बना करके सारी चीजें समझाई हैं। एडजस्टेड सेल्स प्राइस हम लोग कर चुके हैं, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। यही क्वेश्चन था जो हमने एग्जांपल किया था, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं बचा जो हमने क्लास में नहीं करा हो। इलस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, जो स्टॉक टेकिंग की उनकी बात अभी करनी बाकी है। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 6, ये हमने कल किया था। आप देखो कल ही तो किया हमने। यहाँ पर सेल वैल्यू ऑफ ऑल इन्वेंटरी निकाली है हमने। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक अगर बिकेगा वो भी बिक जाएगा, तो कितने का जीपी रेशो आएगा ओवरऑल, हमने कल किया था। नेक्स्ट फिर हम आए थे आज इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग पे। इन्वेंट्री स्टॉक टेकिंग में अभी जो हमने किया वो हमने किया है इलस्ट्रेशन नंबर 8, जो अभी अभी हमने किया जस्ट अभी। क्लियर। अब इस क्वेश्चन में देखो, और मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया उसमें देखो किस चीज का अंतर है, बहुत छोटी सी चीज का अंतर है, सिर्फ बताने के तरीके में अंतर है, बस दैट्स इट। और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे हैं। बेटे यहाँ पे देखो क्या लिखा है, परचेज 1,53,000 लिखी हुई है टोटल, और बुक में क्या लिख रखा है, कहाँ गई परचेज, अच्छा 1,53,000 नहीं, ये तो एग्जाम्पल था, क्वेश्चंस की बात करते ना, कहाँ गया, ये रहा, लेट स्टॉक टेकिंग। कितने की परचेज है बेटे, 50,340 की। और यहाँ बुक में क्या लिख रखा है, 50,340 के अंदर 19,000 की कैश परचेज भी है जी। बताओ उससे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन बच्चों को पढ़ने के लिए आधी लाइन और मिल जाएगी। बात मेरी समझ रहे हो, जरा सेल को देखो, 4,10,000 है, जिसके अंदर कैश सेल्स भी 1,00,000। अगर मैं इसी सेंटेंस को यहाँ बढ़ा दूं तो आपका हो सकता है क्वेश्चन में थोड़ा सा लगे, अरे बहुत सारी लाइनें, बहुत सारी चीजें। कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने का नजरिया हमें चाहिए, बस दैट्स इट। क्वेश्चन समझ में आया आपको, 4,10,000 टोटल सेल्स है जी। अब उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैश में सेल्स कितनी जी, क्रेडिट में सेल्स कितनी। अगली बात, इलस्ट्रेशन नंबर 9 आपके लिए होमवर्क है।
हम लोग जो अभी करने जा रहे हैं वो है बेटा ये इलस्ट्रेशन नंबर 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7 अभी करना है जी। मैं वेट कर रहा हूं कौन बच्चा सबसे पहले इस इलस्ट्रेशन को करेगा। सर आपके और हमारे ग्रुप में क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं। मैं आपको बताता हूँ बेटे, जिनको पिछले वाला स्टडी मॉड्यूल मिला है, सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूँ, जिनको पिछले वाला स्टडी मॉड्यूल मिला है उसमें कुछ चेंजेस अमेंड किए गए हैं और वो अमेंडमेंट भी साइट पे दे रखी है। मैं आपको हमेशा क्लास में लेटेस्ट वाले से कराता हूँ। तो अगर आपके यहाँ पर बेटे ज्यादातर तो नंबर आगे पीछे, एक दो क्वेश्चंस में कुछ चेंजेस आते हैं, ठीक है, आप कहोगे मैं आपको ना एक काम करूंगा, मैं ग्रुप में, आपके ग्रुप में मैं वो चेंजेस भेज दूंगा तो आप उनको इंसर्ट कर लेना। हाँ नंबरिंग लेकिन देखो वहां पर नहीं दी जाती अमेंडमेंट, ठीक है बेटा। तो मैं तो आपको सीधा सर साइट से अपडेटेड लेकर के करा रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं साइट से डाउनलोड, पढ़ो। सर एक बार होमवर्क क्वेश्चन दिखा देना, आपने कौन सा दिया। लो ना, ये रहा ना, एक ही क्वेश्चन है बस, क्वेश्चन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये आगे पीछे की डेट में होगा, नंबर आगे पीछे होंगे बेटा इसके। हमारी में 10 है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, अभी हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 7। मैं आपको फुल स्क्रीन पे ला रहा हूँ जी इस क्वेश्चन को। करो बेटे फटाफट से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। तुम करोगे तुम्हें आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। ये है वो वाला क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन गलत है, वो तो सही था वो वाला। बेटा कर लिया।
मुझे तो लग रहा है बच्चे सो गए। आओ जी। बेटा वीडियो ऑन करेंगे। हाँ जी, देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी। क्वेश्चन ये कह रहा है जी, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ascertain the value of inventory as on 31st March 2017। 31 मार्च 2017 के लिए स्टॉक निकालिए। और अगर आपको दे रखा है ये डाटा, सबसे पहले बताओ बेटे हमें निकालना कौन सा 31 मार्च 2017। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि 1 अप्रैल 2016 से स्टार्ट है, पूरा ईयर का स्टार्ट है जी, मतलब साल भर का इकट्ठा डाटा में दे दिया। तो ठीक है जी। निकालते हैं जी। प्रेजेंटेशन का तरीका हमेशा ध्यान रखना, हमें हमेशा वही रखना है, स्टेटमेंट वाला। लिखिए। स्टेटमेंट showing calculation of stock as at 31st March 2017। आओ बेटा, स्टार्ट का हमें स्टॉक दे रखा है, स्टॉक गिवन, स्टॉक एज एट 1 अप्रैल 2016। बेटे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, तब तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, साल भर का स्टॉक का हिसाब किताब लगवा रहा है। आइए जी। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे जी, साल भर की जो हमने गुड्स खरीदा, क्या करेंगे हम लोग, साल भर में जो हमने गुड्स खरीदा, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। फिर हम क्या करेंगे बेटा, हम फिर यहाँ पर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे बोलो बेटे, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। और इसके बाद में बेटे हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहां से लेस कर देंगे, लेस कर देंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और फिर निकल आएगा हमारा, क्या निकल आएगा बेटा बोलो, हमारा निकल आएगा क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक एज एट 31st March 2017। बेटे ऐसे करना है एग्जाम में, जैसे मैं करा रहा हूं। यह है जी नॉर्मल वाला, और ये है जी एबनॉर्मल वाला। इंटर में जब आप आओगे तो आपको एक चैप्टर है इंश्योरेंस क्लेम, उसमें कुछ इसी तरह की प्रेजेंटेशन करनी होगी। वहां पर भी इसी तरह की बात होगी कि जब आग लगती है तो दोनों गुड्स में लगती है, नॉर्मल और एबनॉर्मल। तो हमें भी यहाँ पर उसी बेसिस के लिए प्रैक्टिस करनी है। मजा नहीं आ रहा भाई ऐसे, बच्चे ना वीडियो ऑफ करके बैठ गए। जल्दी जल्दी ऑन करो भाई। सर क्लोजिंग ईयर तो 2020 है जी। 2020 क्वेश्चन में कहाँ लिखा हुआ है 2020? ऊपर आपके में 2017 लिखा, हमारे में 20 लिखा। 2020 लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, आप 2017 वाला कर लीजिए, तो एक ही बात है। एनीवेज ईयर 3 साल बढ़ा दिया होंगे, 19 कर दिया होगा, 20 कर दिया होगा। आइए जी बेटा बताना जरा जल्दी से, स्टॉक कितने का दे रखा है यहाँ पे, ध्यान रखना, नॉर्मल अलग
और एबनॉर्मल अलग। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा कि जो ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500 1,42,500 जो ओपनिंग स्टॉक है 1,42,500 ये कैसे आया हुआ है? क्वेश्चन यहाँ पे कुछ बता रखा है, लास्ट मूवमेंट पे पढ़ो। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2016 a sum of 17,500 a sum of 17,500 क्या कहता है? वाज रिटर्न ऑफ कम कर दी गई थी ऑन ए पार्टिकुलर आइटम, किसी पार्टिकुलर आइटम पे। बेटे जो 1,46,500 पता कैसे आया? उसमें दोनों चीजों का टोटल है, उसमें नॉर्मल भी और एबनॉर्मल भी। और एबनॉर्मल कितना शामिल है ये पता लगाना है भाई। कौन सा आइटम था, उसकी कॉस्ट कितनी थी? 50,000 की थी। जो 50,000 की कॉस्ट थी उसको कम कर दिया गया था। कितने से कम कर दिया गया था बेटे? 57,500 से। तो बच कितने गए होंगे जल्दी बताओ? 50,000 में से घटाना जरा 17,500 घटाओ यानी वो कितने का बच गया था बेटे? कौन है वो सबसे होशियार बच्चा जो बताएगा? बोलो जी, कितने का बच गया था? 32,500। 32,500। अगर 32,500 का ये बच गया था तो बेटे नॉर्मल वाला कितना था? यहाँ पे एक कॉलम टोटल का भी बना दूं? लो जी, चलो टोटल का छोड़ो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बताना जरा। तो बेटे नॉर्मल वाला कितना था? घटाओ। कितने में से घटाओगे? टोटल में से। 1,42,500 में से एबनॉर्मल हमें पता चल गया, तो नॉर्मल कितना था? 1,10,000। शाबाश, 1,10,000। बेटा ऐसे प्रेजेंटेशन करना जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ एग्जाम में, वैसे नहीं जैसे स्टडी मैट ने करा रखी है। एक नंबर नहीं छूटने देंगे। आइए, गुड्स जब हमने खरीदा तो हमने, बताओ बेटे, एबनॉर्मल खरीदा होगा कि नॉर्मल खरीदा होगा? बताओ बेटे गए हो कभी दुकान पे कि तुम्हारे यहाँ जो बेकार सामान पड़ा हो हमें दे दो, हम खरीदने आए? ऐसा हुआ है क्या कभी? नहीं ना। नॉर्मल। हमेशा हम जाते हैं तो नॉर्मल गुड्स खरीदने जाते हैं, यानी परचेज हमारी नॉर्मल में आएगी। कितने की है जी? 7,62,500 रुपए की। एबनॉर्मल गुड्स की कोई नहीं परचेज है। नेक्स्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस की बात करते हैं। बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस कितने होंगे? कितने के हैं? 1,50,000 के। वो किस पे किए होंगे? ऑफ कोर्स नॉर्मल पे। एक तो गुड्स टूट फूट गया, उस पे से और कोई खर्चा करेंगे? मतलब ही नहीं बैठता, नाम ही उसका एबनॉर्मल है। भाई सड़े गले आम का कोई मैंगो शेक बना देगा क्या? नहीं। बस दूध का पैसा क्यों लगाएंगे? तो किस पे लगेगा? जब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लगेगा, क्या किस पे लगेगा? नॉर्मल पे। टोटल कॉस्ट बताना जरा कितनी होगी यहाँ पे? 1,10,000 प्लस 7,62,500 प्लस 1,50,000 10,22,500। बेटा ये कितना है? 32,500। अब एक बात बताओ, जो सेल हुई उसकी मुझे कॉस्ट निकालनी है। सारे बच्चे ध्यान देना इस चीज पर जो मैं कह रहा हूँ, प्लीज पूरा फोकस इधर। अब पेन मत चलाना वरना पक्का 100% गारंटी है समझ में नहीं आएगा अगर पेन चलाए तो। बेटे मुझे क्या घटाना है बताओ? मुझे घटाना है कि जो माल चला गया बाहर उसकी कॉस्ट, ताकि मैं निकाल सकूं जो माल बच गया है उसकी कॉस्ट। जो माल चला गया है उसकी कॉस्ट घटाऊंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तभी तो मेरी वाले गुड्स की कॉस्ट आएगी जो माल बचा हुआ है। बेटा एबनॉर्मल वाला गुड्स बिक गया कि नहीं बिक गया, या कुछ बच गया? सर ये तो सारा बिक गया। मैं तो ये कहता हूँ उसका सेल्स प्राइस का मुझे क्या करना है? 32,500 उसकी कॉस्ट है और ये क्लोजिंग में मेरे पास में नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं नॉर्मल की बात करने जा रहा हूँ। फिर अब बात करते हैं बेटे नॉर्मल की। नॉर्मल वाला जो गुड्स हमारा बिका है बेटा वो कितने का बिका? कोई बताएगा मेरे को? सेल्स प्राइस बेटा टोटल सेल्स दे रखी है बच्चों यहाँ पर 12,45,000 तो टोटल सेल्स है। 12,45,000 हमारी टोटल सेल्स है जिसमें एबनॉर्मल वाली भी शामिल है। एबनॉर्मल कितने का बिका था जी? सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 45,000। एबनॉर्मल वाला 45,000 का बिका था जी। और जो 20% का जीपी रखते हैं वो किस पे रखते हैं? नॉर्मल जीपी रेशो।
तो मैं ये कह सकता हूं कि 12,45,000 में से जो नॉर्मल वाली सेल है वो है 12,45,000, तो एबनॉर्मल की सेल है। बोलो बेटे, पक्का? मैं ये कह सकता हूं इसी के अंदर 20% शामिल होगा, 45,000 में थोड़ा ना होगा। तो यहीं से अगर मैं जीपी घटा दूं 20% का, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? 9,60,000। 9,60,000 घटाना बेटे 9,60,000 को इसमें से 10, 22, 500 में से तो 62,500 का मेरा जो बच गया वो क्या है, कितने की कॉस्ट का मेरा नॉर्मल वाला स्टॉक बच गया। बेटे बुक की प्रेजेंटेशन पे मत जाना, वरना फिर नंबर बिल्कुल नहीं आएंगे, पूरे नहीं आएंगे, ध्यान रखना। प्रेजेंटेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करो, और ध्यान रखना नंबरों में डिफरेंस सिर्फ प्रेजेंटेशन का होता है, वरना रेस तो यहाँ पर सभी लोग लगा रहे हैं और सभी बिल्कुल सही पढ़ के जा रहे हैं, कोई गलत पढ़ के जाता है। और उस पर भी कमाल की बात, फेल होने वाले बच्चे को भी आता है। बस फर्क किस चीज का होता है कि वो वहां पर उस मोमेंट ऑफ टाइम पर नहीं कर पाया प्रेजेंट, और फिर उसमें भी नंबरों का डिफरेंस क्यों होता है? प्रेजेंटेशन। क्योंकि किसी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट किया वो टॉप पे पहुंच गया, किसी ने बहुत अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो वो टॉप पर नहीं पहुंच पाया, उसको थोड़ा कम नंबर मिले। चलिए आज की क्लास तो मैं यहीं पे रोकूंगा, अभी एक डाउट लेता हूं महक का। आज की क्लास तो मैं यहीं पे रोकूंगा, अगली क्लास में बेटे इसका ना मैं साथ में जो पीछे इसके जो क्वेश्चन दिए हैं मैं एक क्लास और लगाना चाहता हूँ उस पर, ताकि इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। ठीक है, कल हमारी क्लास शायद ना हो, कल शायद ना हो, परसों हो। तब तक आप में से जो भी बच्चे कंपनी का बैकअप देख रहे हैं, जिनके लेट एडमिशंस हुए हैं, वो कंपनी का बैकअप पूरा कर लीजिए ताकि हम लोग कंपनी लाइव में कर सकें। हाँ जी महक कुछ पूछ रहे हो बेटा डाउट? सर एक बार ये एबनॉर्मल वाले में क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फिर से बता दो। अच्छा बेटा, और एबनॉर्मल वाले नॉर्मल में भी। कोई बात नहीं, एबनॉर्मल वाले में ये देखो बेटे, जो माल बिका वो सारा बिक गया या कुछ बच गया? मुझे जवाब देना। सारा बिक गया। सारा बिक गया ना बेटा, यही मैं कह रहा हूँ, जब सारा बिक गया तो सारे बिके हुए माल की कॉस्ट ही तो घटाएंगे। बोलो, है ना? और नॉर्मल में क्या घटाएंगे? नॉर्मल वाले की कॉस्ट। तो बचा नहीं कुछ भी क्लोजिंग स्टॉक में, एबनॉर्मल में। नॉर्मल में जो बचा हमने निकाल लिया। क्लियर है? बोलो बेटा। बेटे और किसी बच्चे को कोई डाउट हो? जल्दी बोलो जी। और किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछो बेटा, नहीं तो मैं मानूं सब बच्चों को डाउट ओके है, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकते हैं। मुझे पता है कि कुछ बच्चे अभी एडमिशन लेने के लिए बैठे हैं, और लेकिन बेटे ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि नए के चक्कर में पुराने और जो पहले बच्चे पढ़ रहे हैं उनके साथ में हम जाती कर दें, तो आगे आगे बढ़ाने के चक्कर में, ताकि नया चैप्टर स्टार्ट हो और वो एडमिशन ले। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो नाराज ना हो, जो बच्चे 2-3 दिन से ट्रायल में है, कि आज जो है एक क्लास में और लगाऊंगा, इसके बाद में मतलब आज नहीं कल या उससे अगले दिन मैं एक क्लास और लगाऊंगा, उसके बाद में बेटा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। तो जो बच्चे नए जुड़ना चाहते हैं वो बेटे एक काम करें, कंपनी में हम लोग कर रहे हैं शुरू की जो स्टार्टिंग के जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं उनका हमने एक बैकअप दे रहे हैं बच्चों को, ताकि लाइव में हम लोग क्या करें, उससे थ्योरी से आगे की कहानी हम लोग कर सकें। ठीक है, तो तब तक आप उसका बैकअप ले लीजिए ताकि आपको भी आसानी हो लाइव में आने। ठीक है जी, और कोई डाउट? तो हाँ बेटा पूछो पूछो। सर आज कंपनी तो नहीं है ना? चलो एक मिनट, चलो जो बच्चे रिकॉर्डेड में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है।